नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साध। उन्होंने शुक्रवार को जीएसटी के नए आंकड़ों को निराशाजनक बताए। साथ ही सरकार से पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के बजाय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। कांग्रेस के संचार मामलों के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पत्र साझा किए। उन्होंने जीएसटी के नए आंकड़ों पर इसमें कहा, भारत कम खपत, कम निवेश, कम विकास, कम मजदूरी के खतरनाक चक्र में फंसा हुआ। ग्रोथ में गिरावट से लेकर खराब जीएसटी राजस्व संग्रह तक की आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक खबरें। सरकार से यह अपेक्षाएं करती हैं कि सरकारी तंत्र अपना ध्यान पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने से हटाकर अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से निपटने पर केंद्रित करे। उन्होंने कहा, पिछले साल दिसंबर के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने जीएसटी संग्रह 3.5 साल में दूसरी बार सबसे धीमी गति से बढ़ा। रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह घटकर 3% रह गया है, जो वित्त वर्ष 2025 में सबसे कम है। यह कई मोर्चों को लेकर गंभीर खबर है। सबसे पहले, मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में सरकार ने जीएसटी संग्रह में 8.6% की वृद्धि दर्ज की, जबकि बजट अनुमान में 11% की वृद्धि की बात की। भारत और मालदीव ने सीमा पार व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिए। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आश्वासन दिया कि भारत हमेशा द्वीप राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जयशंकर ने मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला खलील से मुलाकात। बता दें कि मालदीव के विदेश मंत्री गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच। इस दौरे का लक्ष्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीके तलाशना है। अपने समकक्ष का स्वागत करते हुए जयशंकर ने कहा, मैं आपकी पहली आधिकारिक यात्रा पर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं। मैं नए साल की भी बधाई देता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप मेरे पहले विजिटर हैं, इसलिए आपका दोगुना स्वागत है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमें करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में पहले दिन से ही टकराव दिखाई दे रहा है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली। क्यों? लेकिन इस जीत ने पूरे गठबंधन को टेंशन दे। बीजेपी ने शिंदे से मुख्यमंत्री पद छीन लिया, तो फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही शिंदे की शिवसेना से महत्वपूर्ण मंत्रालय छीन लिए। अब जिलों के पालक मंत्री को लेकर रार चल रही है। इस बीच खबर आई है कि एकनाथ शिंदे अपने मंत्रालय जाने को भी तैयार नहीं है। फडणवीस ने किसी तरह से एकनाथ शिंदे को मंत्रालय का काम संभालने के लिए मना लिया, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के ज्यादातर मंत्री अभी भी पद संभालने को तैयार नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में चल रहा यह टकराव फडणवीस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सामने निकाय चुनाव भी है। नई सरकार बने 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार में टकराव साफ साफ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने पहले गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को लेकर सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि ये मंत्रालय उसके पास रहेंगे। शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया, जिससे वे नाराज होकर अपने गाँव चलेगा। बाद में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं से मिले, लेकिन मंत्रालय का काम नहीं संभाल रहे थे। सीएम फडणवीस ने उन्हें मनाया, लेकिन शिंदे के मंत्रियों ने अब तक कामकाज नहीं संभाला। शिवसेना के जिन मंत्रियों ने कामकाज नहीं संभाला, उनमें जल संसाधन मंत्री गुलाबराव पाटिल, उद्योग मंत्री उदय सामंत, रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अवितकर, वित्त एवं योजना राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और गृह राज्य मंत्री योगेश कदम शामिल है। इस नाराजगी को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि 3 दलों की सरकार है, हर किसी को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिल सकता। विपक्ष और शिवसेना के उद्धव गुट ने इसे सरकार की कमजोरी बताया है। सामना ने लिखा कि एकनाथ शिंदे डिप्रेशन में है और अपना समय सतारा में बिता रहे हैं। मंत्रियों को मलाईदार महकमे नहीं मिलने से सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है। सामना ने सरकार को महाराष्ट्र के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस के पास मंत्रियों को अनुशासित करने का साहस नहीं है। जनता इस अस्थिरता से परेशान है और महायुति के तीनों नेताओं फडणवीस, शिंदे और पवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस का दुख अभी कम भी नहीं हुआ था कि चीन में अब एक नए वायरस की पहचान की गई है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाला नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) इस पर नजर बनाए हुआ है। कोरोना की ही तरह यह भी एक मौसमी वायरस माना जा रहा है, जिसे HMPV या
ह्यूमन मेटाप्नेमोवायरस नाम दिया गया है। एनसीडीसी ने कहा, हम हालात पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, जानकारी जुटाई जाएगी और उसके हिसाब से आगे का अपडेट दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के 16 से 22 के आंकड़ों में देखा गया कि सांस संबंधी वायरस जैसे कि मौसमी इन्फ्लुएंजा, राइनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV और HMPV के मामलों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राजनीति हमेशा से बिहार की राजनीति के केंद्र में रही है। दोनों नेताओं के बीच संबंध समय समय पर बदलते रहे हैं, कभी सहयोगी तो कभी विरोध। मौजूदा घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD के सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया। लालू ने कहा, अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो हम उन्हें अपना लेंगे। जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ करना हमारा फर्ज है। हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लालू के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या नीतीश फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं? लालू यादव के बयान के बाद जब पत्रकारों ने नीतीश से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, छोड़िए ये सारी बातें, यह चुप्पी और मुस्कान क्या नीतीश के मन में कुछ और चलने का संकेत है? पिछले दिनों नीतीश ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अब NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ बने रहेंगे, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली से लौट आना भी चर्चा का विषय बन। उनकी यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के शीर्ष नेताओं जैसे JP नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह बिना किसी बड़े राजनीतिक संदेश के पटना लौट आए। खरमास, जिसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, के खत्म होने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। यह समय जनवरी मध्य तक खत्म हो रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलने का मन बना रहे हैं तो यह फैसला खरमास खत्म होने के तुरंत बाद लिया जा सकता है। लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते में कड़वाहट नई बात नहीं है। 2017 में नीतीश ने महागठबंधन RJD और कांग्रेस से नाता तोड़कर NDA में वापसी की थी। लालू यादव ने इसे धोखा करार दिया था, लेकिन वर्तमान राजनीतिक माहौल में लालू ने पुरानी बातों को पीछे छोड़ने और सुलह करने का संकेत दिया है। भाजपा बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नीतीश को डर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा उनकी पार्टी JDU को कमजोर कर सकती है। प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा, नीतीश का प्रधानमंत्री बनने का सपना बार बार सामने आता है। महागठबंधन में शामिल होकर वह विपक्षी गठबंधन में अपनी जगह मजबूत कर सकते हैं। RJD का बढ़ता दबदबा, महागठबंधन में वापसी के जरिए नीतीश RJD के साथ अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और भविष्य की राजनीति के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार लालू यादव की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। इस ऑफर का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार लालू यादव मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं। 2025 में NDA की जीत तय है। JDU के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया। JDU के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा, लालू जी क्या बोलते हैं और क्या नहीं, यह उनसे पूछिए। हम NDA में हैं और वहीं रहेंगे। यह बयान JDU की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है, लेकिन पार्टी के भीतर उठ रहे असंतोष की खबरें भी हैं। बिहार की राजनीति में पलटी मारने की घटनाएं नई नहीं है। लालू और नीतीश दोनों ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर गठबंधन बदलते रहे हैं। नीतीश के लिए फायदे, महागठबंधन में शामिल होकर नीतीश 2025 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। लालू के लिए फायदे, महागठबंधन में नीतीश की वापसी से RJD को जातिगत समीकरणों का लाभ मिल सकता है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो यह बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा। महागठबंधन, इसमें RJD, JDU, कांग्रेस और अन्य छोटे दल शामिल हो सकते हैं। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है, लेकिन इससे उसके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। लालू यादव का नीतीश कुमार को दिया गया निमंत्रण और नीतीश की चुप्पी बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देती है। अगले कुछ सप्ताह यह तय करेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे या महागठबंधन में वापसी करेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल अभी जारी रहेगी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग BPSC और नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए दावा किया है कि BPSC की अधिकतर सीटों का सौदा पहले ही हो चुका है। यह डील 30 लाख से 2 करोड़ रुपए तक में हुई। इसी वजह से आयोग परीक्षा रद्द करने या पुनः परीक्षा आयोजित करने से बच रहा है।
नीतीश सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। पटना के गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र और जन स्वराज के कार्यकर्ता लगातार उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि बीपीएससी के अधिकारी, दलाल और नेता मिलकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।